हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू सेमेस्टर 5 जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जो आपका होने वाला है 24 को मेजर पेपर 10 सोशियोलॉजी का। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एसकेएमयू सेमेस्टर 5 मेजर 10 सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एसकेएमयू ऑफिशियल। दोस्तों ये हमारा चैनल है एसकेएमयू ऑफिशियल यूट्यूब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, थोड़ा हेल्पफुल लगेगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? इनकी समस्याओं पर चर्चा कीजिए। देखिए राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के सभी नागरिकों को आपस में प्रेम, भाईचारा, समानता और एकजुटता की भावना होना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या संस्कृति से संबंधित हो। जब लोगों को व्यक्तिगत या क्षेत्र हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के सर्वोच्च मानते हैं, तब राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। यह भी किसी देश की शक्ति, स्थिरता और प्रगति का आधार है। देखिए हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। देखिए देश के नागरिकों को आपस में प्रेम, भाईचारा और एकजुटता की भावना होना। देखिए कोई भी जाति, धर्म या बिना भेदभाव किए हम लोग जब एकजुटता, एकता से रहते हैं, बोलते हैं ना एकता में बहुत ताकत होता है, तो ये चीज़ बोला गया है कि एकता से रहेंगे। हम लोग ये नहीं कहें कि हम झारखंडी हैं, हम बिहारी हैं, हम ये कहें कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो उसमें ज़्यादा ताकत होगा और इसमें देश का भी अच्छा प्रगति होगा। तो वही चीज़ को यहाँ बताया गया है। राष्ट्रीय एकता की प्रमुख समस्याएँ, इसमें समस्या क्या आता है जो हमें एकता होने नहीं देता, जो हमें एक होने नहीं देता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, तो उस समय सबसे पहला चीज़ है जातिवाद। हम लोग बोलते हैं तुम छोटा जाति का है, बड़ा जाति का है, छुआछूत मानते हैं वो सब का। दूसरा संप्रदाय का, धर्म का, और तीसरा भाषा का। जब हम बोलते हैं कि हम ये भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हो, तुम उर्दू बोलते हो, तो ये सब का भेदभाव नहीं करना है। क्षेत्रवाद करते हैं और नेता, देखिए राजनीतिक स्वार्थ, कुछ नेता लाभ के चक्कर में हम लोग को इधर हिंदू मुस्लिम में बाँट देता है और हमारा वोट ले लेता है। तो वही चीज़ है, इसको हम शॉर्ट में आपको समझा दिए। आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ डाल देंगे हम अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, राष्ट्र एकीकरण के प्रमुख आयामों का उल्लेख करें तथा इससे संबंधित सरकारी समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। चलिए विश्लेषण करते हैं। राष्ट्र एकीकरण के प्रमुख आयाम राष्ट्र एकीकरण का अर्थ है देश में विविध धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों, क्षेत्रों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान में जोड़ना। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। देखिए हम जब देश के सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी संस्कृतियों को एक साथ जोड़ते हैं, ये राष्ट्र एकीकरण कहलाता है, एकता कहलाता है। इसका क्या-क्या आयाम हो सकता है? देखिए राष्ट्रीय आयाम, संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान का इज़्ज़त करना, उसके प्रति निष्ठा रखना, लोकतांत्रिक समस्याओं की मजबूती, डेमोक्रेसी को जो हम लोग महत्व देते हैं, सभी राज्यों और केंद्रों के बीच संतुलित संबंध, सभी राज्य केंद्र के बीच बोल रहा है अच्छा संबंध होना, ये सब एक राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। देखिए अब सामाजिक आयाम में जाति, धर्म, लिंग आदि आधार के पर भेदभाव का अंत, हमें ये सब का भेदभाव नहीं करना चाहिए ताकि हमारा देश का विकास हो, हम भारतीय कहलाएँ, ये सब चीज़ें। शैक्षिक आयाम, राष्ट्र मूल्यों पर आधारित शिक्षा, नागरिकों में नागरिकों में संवैधानिक कर्तव्यों की जागरूकता, क्या-क्या कर्तव्य है हमारे, उसके प्रति हम जानेंगे, शिक्षित होंगे, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, उस सब के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु सरकारी प्रयास, सरकार इसके लिए क्या-क्या प्रयास किया है कि हम लोग को एकजुटता रखने के लिए, आइए देखते हैं।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्र एकीकरण के सुदृढ़ करने के लिए एक कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान, हमारा संविधान बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके पिता माने जाते हैं। हमारे संविधान में देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं। इसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। ये हम लोगों को मानव का अधिकार देता है, हमारा क्या-क्या अधिकार है, ये सब में बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष और समानता का सिद्धांत, हमें भारत में आपको पता होगा कि कोई भी विशेष धर्म को ज़्यादा मान्यता नहीं देता है और समानता का सिद्धांत रखता है, सब एक समान है। कानून की नज़र में सब एक समान है। संघ की व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। दूसरा है बी नंबर, राष्ट्र एकता का परिषद, संप्रदाय, जातिवाद, यही सब है। आप इस सबको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आप अपने से ही बना के लिख सकते हैं। सरकारी प्रयास है, वही संविधान की नीति ने देश को मजबूत ढांचे में बांधा हुआ है। इसमें क्या चुनौतियाँ हैं? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नक्सली आंदोलन की उत्पत्ति का विकास, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कहाँ से नक्सल स्टार्ट हुआ, कैसे नक्सलवादी बढ़ा इंडिया में, उस सब के बारे में बताया गया है। ये आता है क्वेश्चन, ये बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते क्योंकि नक्सल एक ऐसा टॉपिक है ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है और चर्चा में रहता भी है तो उतना डिटेल में हम लोग को इस सब के बारे में नहीं पता है। चलिए देखते हैं इसको। भारत में नक्सली आंदोलन का उग्र वामपंथी आंदोलन है जिसका उद्देश्य शास्त्र क्रांति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना था। यह आंदोलन मुख्यतः भूमिहीन किसानों, आदिवासी और वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़ा रहा है। ये बताया गया है कि जिसके पास कोई ज़मीन, कोई भूमि नहीं था, आदिवासी और वंचित वर्गों, छोटे जो वर्ग के लोग हैं, उनसे जुड़ा रहा था। नक्सली आंदोलन की उत्पत्ति, जो नक्सल है ना एक्चुअल में कहाँ से उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में जानते हैं। नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबरिया भी बन सकता है। कहाँ से बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। क्या हो गया, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि नक्सलबाड़ी का शुरुआत कब हुआ था। देखिए जैसे यहाँ पे वर्ष 1967 से, कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में। कौन सा जिला, दार्जिलिंग जिला। गाँव नक्सलबाड़ी, गाँव तो आपका नहीं पूछेगा इतना डिटेल, लेकिन ये आपको पूछ सकता है जिला कौन से टाइम में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार डिटेल में जरूर से आप पढ़ लीजिएगा इसको। इस पे प्रमुख नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल थे। इसे कौन-कौन से प्रमुख लोग थे सबको बढ़ावा देने वाले, वो हैं। उत्पत्ति के प्रमुख कारण भूमि सुधार का असफल, जमींदारों द्वारा शोषण, सब लोग जो कमज़ोर लोग थे उस पे शोषण करने लगा। होता है ना कि कमज़ोर आदमी प्रेशर बनाते हैं, ये करते हैं, तो उसी कारण एक दिन ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। नक्सली आंदोलन का विकास, प्रारंभिक चरण जो है 1967 से 1972 तक हुआ था। आंदोलन तेजी से पश्चिम बंगाल से बिहार और आंध्र प्रदेश में फैला। सरकार ने कड़ा दमन किया जिससे आंदोलन अस्थायी रूप से कमज़ोर पड़ा। 1972 में चारू मजूमदार की मृत्यु हो गई, बाद आंदोलन बिखर गया। देखिए जो इसके मेन लीडर थे चारू मजूमदार, 1972 में इसका मृत्यु हो गया जिससे आंदोलन बिखर गया, खत्म हो गया। इसका फिर से गठन, पुनर्गठन और विस्तार कब हुआ, 1980 से 2000 के बीच में। आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप तथा बिहार के माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर सक्रिय हुआ। आंदोलन रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आदि में फैल गया। तीसरा, एकीकरण और वर्तमान स्वरूप 2004 के बाद। यही सब है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप डिटेल में। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। गठबंधन व्यवस्था, गठबंधन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर उल्लेख करें। इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए गठबंधन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखिए झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे झारखंड में अभी गठबंधन का सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है। कोई एक स्टेट में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई भी पार्टी ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीत पाता है, सबके लगभग सेम सीट्स आते हैं, तो सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है।
जब वो दोनों पार्टी मिलकर सरकार चलाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गठबंधन का सरकार। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ भी देखते हैं। गठबंधन व्यवस्था वो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, क्योंकि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। मैंने बोला ना कि ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतते हैं वो लोग, तो इसीलिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। गठबंधन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। बहुदलीय प्रणाली, इसमें कोई राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, कोई एक दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम, गठबंधन दल मिलकर एक साझा नीति या कार्यक्रम बनाते हैं, इसी आधार पर सरकार चलती है। स्थिरता की चुनौती, लोकतांत्रिक विविध प्रतिनिधित्व, सत्ता की भागीदारी, यही सब कुछ टॉपिक्स हैं, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार ध्यान से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? प्रेस के लिए स्वतंत्रता की अनिवार्यता को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, मैं आपको अगर बता दूं तो प्रेस हमारे हिस्ट्री में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। प्रेस पहले के ज़माने में, जैसे देखिए अभी सोशल मीडिया होता है, इस सब में हम लोग को कोई भी न्यूज़ जैसा भी वीडियो भी देखेंगे तो अभी यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो तभी इस तरह का नहीं था ना सब कुछ। तो किसी को न्यूज़ के थ्रू ही या फिर रेडियो के थ्रू ही पता चलता था कोई भी न्यूज़, कोई समाचार। तो इसलिए प्रेस का रोल बहुत अहम था हमारे इतिहास में। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता से आशय है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, डिजिटल मीडिया को बिना किसी अनुचित सरकारी हस्तक्षेप या सेंसरशिप के स्वतंत्र रूप से समाचार प्रकाशित और प्रकारित करने का अधिकार। वही बताया गया है कि समाचार पत्र का क्या-क्या काम है और किस तरह से ये होता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सेक्शन ए में है। 19 एक सेक्शन ए में है। देखिए यहाँ से आपका 1 नंबरिया बन सकता है, बताया गया है। आर्टिकल 19 ए में है, 19 ए में 19(1) ए में है। यहाँ से बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस के लिए स्वतंत्रता की अनिवार्यता। प्रेस क्यों जरूरी है वो सबके लिए बताता है। लोकतंत्र का रक्षा करता है, जन्मजात निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक सुधार लाता है। जैसे हम लोग होता है ना, कोई भी चीज़ होता है, कोई अगर गलत काम करता है हम लोग वीडियो बना लेते हैं, वही है प्रेस बताता है सबको कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो यही सब के बारे में है, एक बार आप इसको डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 6 देखिए, 1975 से 1976 में आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया था। इस कथन की समीक्षा करें। देखिए, भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया था। यह आपातकाल 1977 तक चला। इस अवधि में नागरिक अधिकारों के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जो आपातकाल लगता है ना, तो जो भी व्यक्ति का स्वतंत्रता रहता है वो छीन लिया जाता है। आप बाहर नहीं घूम सकते हैं अपने मनमर्जी से, चाहे यहाँ-वहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे अभी कोविड में हुआ था, जैसे कोविड-19 में जैसे हुआ था, उस तरह से प्रेस का भी स्वतंत्रता छीन लिया गया था। कानूनी कार्रवाई होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपातकाल में प्रेस में लगाए गए प्रतिबंध। तो प्रेस में क्या-क्या प्रतिबंध लगाया गया था उसके बारे में बता रहे हैं। सेंसरशिप लागू, समाचार पत्रों को प्रकाशित करने से पहले सरकारी सेंसर से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए, प्रेस से ये स्वतंत्रता छीन लिया गया था कि आप बिना परमिशन के कुछ भी प्रेस छाप देता था, लेकिन इसके बाद वो परमिशन लेना ज़रूरी था। सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को रोका गया। जैसे सरकार के खिलाफ में कोई अगर खबर है उसको रोक दिया गया। मौलिक अधिकारों का निलंबन, बोले ना कि सब कुछ छीन लिया गया। जैसे समाचार पत्रों पर दमन, कुछ खबरों की बिजली काट दी, विरोध करने वाले पत्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद कर दिया गया। कई सारा जो सरकार के खिलाफ थी या जो कि सही भी थी, वो सबको रोक दिया, गिरफ्तार कर दिया। इस प्रकार से सरकारी प्रचार का वर्चस्व, प्रेस को सरकारी नीतियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित करने के लिए दबाव डाला गया। जैसे होता है ना कि आपातकाल लगा हुआ है तो अब सरकार के खिलाफ नहीं बोलने दे रहा था, उसके
समर्थन में बोलने के लिए दबाव डालना, प्रेशर डाला उसके ऊपर। निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित हुई, जो मीडिया था, जो किसी का पक्ष नहीं लेता था, निष्पक्ष था, स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र नहीं हुआ, वो प्रभावित हुआ। देखिए यही 6 क्वेश्चंस था। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि मैंने इस पे बहुत डिटेल में काम किया है, तो इस सबको एक बार डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे पीडीएफ का, वहाँ से एक बार ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।